Hello everyone, my name is Samagra Jain and today we will be solving very basic problems related to Newton's laws of motion for JEE and NEET and other competitive examinations. These problems are very basic और मैंने फ्रिक्शंस और वो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड नहीं किए हैं ज़्यादातर सम्स में। उसके लिए मैं देखूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ये HC वर्मा, सिंगेज ऐसी अलग अलग फिज़िक्स बुक से ली गई है। So I hope you like the video and comment down below how I can improve. Okay, so let's begin. ठीक है, अभी सबसे पहला सम जो है यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। अभी यहाँ देखने वाली बात ये है कि m1 और m2 दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। रीज़न बीइंग कि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने लिए है वो सब में स्ट्रिंग और पुली का कोई मास नहीं है। ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसीलिए ये दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अभी हम फोर्सेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m1g, वेयर g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऊपर रोप पे लगाएगा टेंशन। ठीक है, और यहाँ पे भी एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, और हम मानते हैं कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये उसी सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम्स भी मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो वो बाद में हो जाएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे फोर्स बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं। तो अभी के लिए जिन्हें ये आता है अच्छे से वो समझ लें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो m1g बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, मतलब नेट फोर्स मतलब m1g माइनस टी, क्योंकि m1g बड़ा है, एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स है m1g और टी उसे ओपोज कर रही है, इसीलिए। अभी ये टेंशन एक ऐसी अकेली फोर्स है जो इसे आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे रही है। ठीक है, यहाँ पे m2g का कोई रोल नहीं होगा। तो जो मैं अपनी जेई प्रेपरेशन के में गलतियाँ करता था वो होता था, मैं इक्वेशन लिखता था t माइनस m2g इक्वल टू m2a, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, m2g का यहाँ कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये वर्टिकली लग रही है। ठीक है, और टेंशन इसे हॉरिजॉन्टली खींचेगी, तो और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना भी हो, इससे एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए ये गलत होता है और इसे हम डायरेक्टली लिखते हैं टेंशन, जो कि एक अकेली फोर्स है जो हॉरिजॉन्टली लग रही है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसे हटा देते हैं बीच में से। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो क्या बचेगा, टी टी कट जाएगा, तो दोनों को ऐड करने पे बचेगा m1g इक्वल टू m1 प्लस m2a। ठीक है, नहीं, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, सॉरी वी हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक। t इज इक्वल टू m2a था, अब हम t को यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, सो m1g माइनस m2a इक्वल टू m1a। वैसे भी सेम ही आंसर आता, पर ठीक है, हम अगर सीधा वैल्यू रख सकते हैं तो कैंसिल नहीं करेंगे। सो m1g इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a, और a अकेला निकालना है, तो m1g अपॉन m2 प्लस m1 इज इक्वल टू a। ठीक है, और अभी अगर वो टेंशन पूछ लेता है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस ये a की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देनी है और हमें टेंशन मिल जाएगी। तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू m1g अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, बस इसे थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे अभी। m1g माइनस m1 स्क्वायर g अपॉन m2 प्लस m1 इज इक्वल टू टी। तो आप मतलब ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टी की भी एक अच्छी सी वैल्यू
या इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब हम करते हैं अगला सम। ठीक है, इसमें हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है और इस पर ये स्फीयर रखा हुआ है जहाँ ये नीचे लग रहा है mg। तो हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एट द सर्फेसिस ए एंड बी एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी। तो इससे हमें पता है कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसके यहाँ नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री पे यहाँ जो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है, जो वॉल इस पे लगा रही होगी और ये वॉल पे लगाएगी, ठीक है, ये दोनों एक ही फोर्स है, तो ये होगा mg cos 30। हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। तो ये होगी mg cos 30 और ये तरफ जो फोर्स लगेगी, ये एंगल है 60 डिग्रीज, तो ये तरफ जो फोर्स लगेगी वो होगी mg cos 60 और साइन वाला कंपोनेंट होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, उसकी हमें परवाह नहीं करनी, कॉस वाला कंपोनेंट खाली हम लेंगे यहाँ। तो बस अभी लिखते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू mg cos 60 विच इक्वल टू mg/2। अभी हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू mg cos 30 विच इक्वल टू mg √3 mg/2। अभी इन दोनों में अगर रिलेशन निकालना है, सो एन ए विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स एन बी, ठीक है। ये दोनों में एक रिलेशन भी आ गया और ऐसे दोनों का इंडिविजुअल नॉर्मल रिएक्शंस भी सॉल्व हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ए। अभी ये पूरा सिस्टम है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, सच दैट द बॉडी एक्सर्ट्स mg/4 फोर्स ऑन द बेस। मतलब बेसिकली ये बॉडी नीचे mg तो लगाएगा ही लगाएगा। अभी जो फोर्स ऑन द बेस होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब हमें एक्सेलरेशन की ये वैल्यू निकालनी है कि जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ना, वो mg/4 होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये बॉडी mg/4 एक्सर्ट करेगी बेस पे। तो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं, mg माइनस द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, ठीक है। क्योंकि ये नीचे जा रहा है, सो ऑफ कोर्स mg विल बी ग्रेटर देन द वेट एक्सर्टेड। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, mg/4, तो बस रख देंगे mg माइनस mg/4 इक्वल टू ma। m सब में से कॉमन आके निकल जाएगा, देयरफॉर 4g माइनस g/4 इक्वल टू a और एक्सेलरेशन होगा 3g/4। तो अगर हमें चाहिए कि ब्लॉक mg/4 का नॉर्मल रिएक्शन लगाए इस बेस पर, तो हमें इसे 3g/4 एक्सेलरेशन से नीचे मूव करना पड़ेगा लिफ्ट को। तो इस समय हमें दिया गया है कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1, तो हमें m2 का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम अगर FBD बना लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो जो m2 ब्लॉक होगा, मैं इसे सीधा ही FBD बना देता हूँ। तो ये m2 ब्लॉक पे नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा m2g साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अभी ये तो वही कंपोनेंट रिजॉल्विंग होता है कि जो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट होगा से ऊपर की तरफ, वो होगा mg cos बीटा, ठीक है। और मतलब यहाँ कुछ ऐसे mg लग रहा होगा नीचे, तो ये एंगल बीटा है, ठीक है। और यही सेम चीज़ होगी m1 के साथ, ठीक है। तो m1 में यहाँ नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इस तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स ये, और इसमें भी ऐसे ही एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है।
नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई काम ही नहीं। अगेन ये सरफेस इज फ्रिक्शनलेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक तरह से कोई काम की नहीं है यहाँ पे। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, m2 ग्रेटर देन m1 है, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, ठीक है। और अगेन कि ये ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ से, और ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा हमेशा, ठीक है। देयरफॉर अभी हम इक्वेशन लिखते हैं, m2g साइन बीटा माइनस टी माइनस टेंशन, m2g साइन बीटा माइनस टेंशन इक्वल टू m2a मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी ये टेंशन फोर्स ही होगी जो इसे ऊपर खींच रही होगी, ठीक है, जो इसे ऊपर खींच रही होगी। देयरफॉर t माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू m1a। अभी यहाँ आप ऐसा नहीं लिख सकते t इज इक्वल टू m1a जैसे हमने पहले के सब में देखा था, क्योंकि ये फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों को एक दूसरे से फ़र्क पड़ता है, और एक्सेलरेशन भी उसी लाइन में लग रही है, उसी प्लेन में लग रही है, तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो टी तो कट जाएगा, बस क्या बचेगा, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बस ये m1 m2 को यहाँ नीचे लेके जाएंगे, तो m2g साइन m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा इंटू जी द होल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये होगा ये नेट सिस्टम का एक्सेलरेशन इफ़ m2 इज़ ग्रेटर देन m1। अगर m1 ग्रेटर देन m2 होता तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाती, तो यहाँ होता है m1g साइन अल्फ़ा माइनस टी इक्वल टू m1a और t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2, ठीक है। बस ये उल्टा हो जाता है और साइंस रिवर्स हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ सम्स में हम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं और आंसर नेगेटिव आता है। तो अब आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, क्या हमने आंसर गलत निकाला है? नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, पर नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन माना है बस वो डायरेक्शन गलत है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी जो रियलिटी में हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है कि हमने गलत माना है, पर नेगेटिव आया इसका मतलब आपका आंसर गलत नहीं है, और सिर्फ आपने डायरेक्शन गलत ली है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उल्टा मान लीजिए उसको पॉजिटिव करने के लिए। ओके, सो ये वाले सब में बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये लगने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर नहीं होगा, ठीक है। अभी ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये 4 kg का, ये 2 kg का है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहली बात यहाँ मान लेंगे टेंशन, ठीक है। और ये दोनों की एक्सेलरेशन अगेन सेम ही होगी, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, प्लस दोनों एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम ही होगा दोनों का, और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो हम 4 kg वाले का FBD बनाते हैं। मैं 4 लिख रहा हूँ खाली, पर ये 4 kg है इसलिए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जो इसकी फोर्स लग रही होगी ना, ठीक है, ये क्या होगी, ये होगी 4 साइन 4g साइन 45, ठीक है। 4g साइन 45 विच इज़ गोना बी इक्वल टू 40/√2। यहाँ हम मान रहे हैं कि g की वैल्यू है 10, ठीक है। जो 2 kg और इस पे से पीछे की तरफ लग रहा होगा टेंशन, जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पर भी नीचे लग रही होगी 20/√2, ओके, 20/√2। और इस पे तो इनफैक्ट आगे की तरफ ही लग रही है टेंशन। अभी ऐसे सम सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी ना, इट विल बी इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों पुल ही कर रहे होंगे और उस चीज़ को कोई अपोज नहीं कर रहा होगा। इनके मोशन को बेसिकली कोई चीज़ अपोज नहीं कर रही है, ना ही फ्रिक्शन ना ही कुछ। तो जो नेट पुलिंग फोर्स होगी ना, वो दोनों का ये वाला कंपोनेंट होगा, ये sin 45 वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों इनकी एक्सेलरेशन को नीचे की ओर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो नेट पुलिंग फोर्स होगी 40/√2 प्लस 20/√2 द होल डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 kg प्लस 4 kg विच इज इक्वल टू 6 kg। ठीक है, तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन बनेगी 5√2 कैंसिल होगा 5/√2। ठीक है, 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम की एक्सेलरेशन बनेगी। कैसे? ये 60/√2 होगा। ठीक है, 60/√2 ये होगा 60/√2 और यहाँ से 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होगा 1 सा, ये 10 सा, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5/√2 द होल अपॉन √2। ये 5/√2 द होल अपॉन √2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 5/√2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, पर अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे 10/√2 मीटर्स पर सेकेंड तो भी सही रहेगा। अभी टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 2 kg वाले ब्लॉक की तरफ से देखते हैं। तो टेंशन प्लस टेंशन की डायरेक्शन में इसका होगा ये वाला कंपोनेंट 2g sin 45 वाला कंपोनेंट, ये टेंशन की डायरेक्शन में होगा। सो t प्लस 20 sin 45 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे अगर, तो टेंशन की वैल्यू आएगी 20/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 10/2 माइनस 10/2। सो टेंशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, टेंशन विल बी इक्वल टू 0, मतलब ये ब्लॉक म्यूचुअली किसी पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे टेंशन की वजह से, और दोनों अपनी इंडिपेंडेंट सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। अगेन बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो टेंशन लगेगा ही नहीं। दोनों वही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, कि इसका मास कुछ भी हो। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बेसिकली मास का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन आता है तब हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि ये इस एक्सेलरेशन से जाएगा, ये इस एक्सेलरेशन से जाएगा, तो वो मास डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक अलग से फोर्स लगती है जिसे हम म्यू एन कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो हम बाद में आगे देख पाएंगे। ठीक है, अब हम ये सम देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है यहाँ, और ये एक मास एम का ब्लॉक है जो फ्री है मूव करने के लिए। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज n² mg/75। ठीक है, फाइंड n इफ़ द वेज इज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक इस ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में तो मूव करेगा, पर वेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ठीक है, तो मतलब जो भी ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ़ द वेज इज़ एट रेस्ट, इसका मतलब ये बनता है कि स्प्रिंग बैलेंस में जो भी रीडिंग आएगी, जो भी फोर्स की वजह से रीडिंग आएगी, वो सोलली इस ब्लॉक के वजह से होगा, क्योंकि ये वेज तो रेस्ट पर ही है, तो ये ज़ीरो एग्जर्ट करेगा इस पर। तो जो फोर्स आएगा, स्प्रिंग बैलेंस की जो भी रीडिंग आएगी, वो सिर्फ इसकी वजह से ही आएगी। इसके नॉर्मल रिएक्शन जो ये वेज पे लगा रहा है उसकी वजह से ही आएगी। ठीक है, तो ये हमें पता है 37 डिग्री mg sin 37, और नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos 37। अभी ये स्प्रिंग कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम अभी mg cos 37 और इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल कोचिंग डेज में गलती करता था कि mg cos 37 को स्प्रिंग फोर्स के बराबर लिख देता था। ठीक है, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और स्प्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत ही आएगा। तो अभी अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है
तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये जो एंगल है प्लेन के साथ वो है 37 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा, सॉरी, जो ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल तो हमें पता है, ये एंगल होगा 37 डिग्री, पर जो ये एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री, और ये mg cos थीटा का कंपोनेंट यहाँ की तरफ लगाएगा, विच विल बी mg cos 53 डिग्री। ये एंगल 53 है क्योंकि ये 37 है और ये 53 और ये पूरा 90 बनाता है, तो 37 90 माइनस 37 विल बी इक्वल टू 53, और हमने नॉर्मल रिएक्शन को ये 53 डिग्री के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया, तो ये mg cos 53 होगा, ये होगा mg sin 53 डिग्री। अभी आप देख रहे हो स्प्रिंग और ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, ये स्प्रिंग भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग में जो रीडिंग होगी वो हमेशा बराबर होगी n इंटू cos 53 डिग्री। अभी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n होगा mg cos 37 डिग्री की। नॉर्मल रिएक्शन तो यही है ना, वो तो खाली हमने इस कंपोनेंट में तोड़ा उसे, ठीक है। तो जो n होगा वो इक्वल टू होगा mg cos 37, तो n विल बी इक्वल टू 4/5 mg, ओके, ठीक है। देयरफॉर रीडिंग विल बी इक्वल टू 4/5 mg इंटू cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो अभी जो यहाँ रीडिंग आ रही थी वो थी n² mg/75, तो यहाँ रख देंगे n² mg/75 इक्वल टू 4 इंटू 3 12 mg/25, तो 1 ज़ा 3 ज़ा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ mg कट जाएगा, 12 इंटू 3 36, n² इक्वल टू 36, n इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू ढूंढनी थी, तो ये आ गई n की वैल्यू। सो ये सम थोड़ा मीडियम कैटेगरी का था, ठीक है, ये आसान तो नहीं बोलूँगा पर ठीक था, फिर भी ये मुश्किल भी नहीं है। सो अब ये जो अगला सम है हमें यहाँ निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो m1 में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अभी हम ये स्ट्रिंग में तो मान लेते हैं टेंशन t है, यहाँ भी टेंशन t है, पर जो ये स्ट्रिंग में होगा ना वो टेंशन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा इसे t लिखें, इसे t लिखें और इसे 2t लिखें, ये 2t, ठीक है। ये टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ दो स्ट्रिंग है, तो ये 2t को हम t और t में बांट देंगे। तो अभी आपको याद है मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब स्ट्रिंग सेम होती है तब एक्सेलरेशन सेम होती है, पर यहाँ स्ट्रिंग तो अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। तो अब क्या करें, तो अब हमें दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग माननी होगी। तो जो 2t वाला है उसकी एक्सेलरेशन हम a मान लेते हैं, और जो ये वाला है उसकी एक्सेलरेशन हम a' मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें a और a' में एक रिलेशन निकालनी पड़ेगी जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो हमें सबको पता होता है कि टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, या बोलते हैं समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है हमेशा। सो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो 2t वाला है उसकी एक्सेलरेशन a है, राइट, पर हम उसके ऑपोजिट वाले की एक्सेलरेशन लेंगे, तो 2t इज इक्वल टू a' डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू a। सो मतलब जो t वाला था उसे एक्सेलरेशन a' थी, पर हमने इसकी ली क्योंकि टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t कट जाएगा, सो 2a विल बी इक्वल टू a'। ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गई दोनों के बीच में। सो अब हम, क्योंकि m2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, तो m2 का वज़न ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा। हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ठीक है, और ये जो होगा वो होगा
2t सॉरी m2g माइनस 2t इक्वल टू m1a, और ये होगा t क्योंकि इसे t ऊपर खींच रहा है और ये पूरी पुली को 2t खींच रहा है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते 2t माइनस m1g साइन थीटा। ये m1 में यहाँ नीचे की तरफ लगेगा m1g साइन थीटा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2t इज इक्वल टू m1g साइन थीटा, क्योंकि इसे ब्लॉक को ऊपर तो t खींच रहा है और ये पुली को 2t खींच रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a डैश, ठीक है। अभी हम a को, ये a डैश को 2a लिख दें या a को a डैश बाई 2 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, तो ये a डैश की जगह हम लिख देते हैं 2a। सो ऐसा हो जाएगा कि ये a डैश की जगह हम लिख सकते हैं m1 इंटू 2a, ठीक है, क्योंकि ये a डैश की वैल्यू है 2 है। बस अभी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा ये 2t तो कट जाएगा, तो m2g माइनस 2m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a प्लस 4m1a, ठीक है। तो m2g माइनस 2m1 साइन थीटा, ये बाहर g कॉमन ले लेते हैं, द होल अपॉन m2 प्लस 4m1 इज इक्वल टू a। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। इसमें तो m2 की एक्सेलरेशन पूछी थी, पर अगर m1 की पूछी होती तो m1 की क्या होती, a बाय 2 होती, a डैश बाय 2। ये हमें सॉरी a डैश चाहिए थी, तो ये होती 2a, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो m1 की भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, सो ये अगला प्रॉब्लम तो आई गेस HC वर्मा से ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दोनों ब्लॉक अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये 2 kg वाला ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और 5 kg वाला ये वाली स्ट्रिंग से इससे कनेक्टेड है। तो ये जो पुली होगी ये तो T टेंशन से ही खींचेगी, पर ये जो होगा ना ये 2T टेंशन से खींचेगा। ये आपको पता होनी चाहिए बातें, अगर आप ये चैप्टर कर चुके हो, ठीक है। सो बस वही, ये 2T है, ये T से खींचेगा T से, और अगेन दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। सो अगर मैं मानूँ कि ये ऐसे आगे जा रहा है a डैश एक्सेलरेशन से और ये ऐसे नीचे जाएगा, सॉरी यहाँ बनाते हैं a एक्सेलरेशन से, तो अभी वही a डैश और a में एक रिलेशन लाना पड़ेगा हमें इसे सॉल्व करने के लिए। सो इसीलिए ये 2T का एक्सेलरेशन a है तो हम उल्टा लेंगे। सो T का एक्सेलरेशन a मानेंगे और 2T का एक्सेलरेशन मानेंगे a डैश, उल्टा लेना है, बल्कि 2T का a है पर हमें उल्टा लेना है, 2T का a डैश लेना है और T का a लेना है। बस फिर काटेंगे, देयरफॉर a डैश इज इक्वल टू 2a। ये आ गया हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन। सो अभी बस नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये है 5g, ठीक है, और ये आगे खींच रहा है, तो 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a, और यहाँ पे इसका क्या होगा इक्वेशन, t इज इक्वल टू 2 इंटू a डैश, ठीक है। अभी वापस मैं कह रहा हूँ ये गलती मत करना, इसे 2g लिखते हैं, सो t माइनस 2 1g इज इक्वल टू 2a डैश। ये करने से गलत हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और टेंशन अकेली ऐसी फोर्स है जो इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रही है। 2g का कोई लेना देना नहीं है जब तक ये सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन हो तो ये 2g काम आती है, नहीं तो ये काम नहीं आएगी ऐसे सम्स में। सो बस टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और ये a डैश को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a विच विल बी 4a। सो बस टेंशन को यहाँ 4a को उठा के यहाँ पटक देंगे, ठीक है। तो 5g माइनस 2 इंटू 4a इज इक्वल टू 5a, therefore 5g minus 8a equal to 5a, therefore 5g equal to 13a. This implies that 5g by 13 is equal to a, मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 5g by 13।
ये 5g/13 के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। अभी हमें ये भी पता है कि a डैश जो इसके एक्सेलरेशन होगी वो इसके 2 टाइम्स होगी, क्योंकि a डैश इज इक्वल टू 2a हमने रिलेशन निकाली। तो बस 2 kg वाले के एक्सेलरेशन निकालने के लिए a डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो a डैश इक्वल टू 2 इंटू 5g/13 विच इक्वल टू 10g/13। तो जो a डैश की वैल्यू होगी 10g/13, ठीक है। सो अभी ये अगला वाला जो सम है, ठीक है, इसमें हमें फिर से वही ट्रिक लगानी पड़ेगी जो हमने लगाई थी वहाँ, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ आप कोई भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ तो हमें दिख रहा है ये 500g है, और यहाँ जो g है उसकी वैल्यू है 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g है, ग्राम्स वाला g नहीं है ये, ठीक है। सो अभी हम यहाँ एक्सेलरेशन कोई भी डायरेक्शन में मान सकते थे, पर हम मान रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन होगी इस तरफ ए से, ठीक है। सो अभी भले ये दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा सिस्टम सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, पर यहाँ हमें टेंशन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ए निकालना है बस, ठीक है। तो भले ये दोनों का ए अलग अलग आए, पर ये एक ही प्लेन में है और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और यहाँ बेसिकली अलग अलग टेंशन ही होंगे वैसे तो, पर हमारे फॉर्मूले में टेंशन आता ही नहीं कहीं, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो देखा, ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है अगर हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं हो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ऐसे ही हम कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यहाँ टी अलग अलग लें कि सेम लें, अलग लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये जो 100g वाला होगा वो यहाँ होगा 100g sin 30 विच इक्वल टू 100g/2 विच इक्वल टू 50g, ठीक है। तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा 50g से, और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा होगा, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50g। सो अभी यहाँ नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, हमने एक्सेलरेशन इस तरफ मानी है, मतलब जो 500g है ना, ये दोनों को बीट कर देगा, ठीक है। देयरफॉर 500g माइनस ये 50g माइनस ये वाला 50g, हमने ये दोनों माइनस क्यों किए, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में फोर्स लगा रहे हैं। एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में हो रही है, पर ये भी फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा, और ये भी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। सो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। सो 50 प्लस 100 प्लस 5 नहीं 50 प्लस 50 प्लस 500 अपॉन 600 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ओके। सो ये होगा 400g/600 इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो 2g/3 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है एक्सेलरेशन की। सो अगर हम ऐसे भी डायरेक्शन मान लेते ना एक्सेलरेशन की तो गलत नहीं होता, बस खाली हमारा आंसर -2g/3 आता। तो उसका मतलब ये होता कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। आई एम सो सॉरी कि मैंने गलती की है यहाँ। मैंने गलती से क्या किया, इसका 500g ले लिया, इसका 50-50 ले लिया, जबकि इसका ओरिजिनल मास है 100। तो ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर 500g ये तो सही था, -50g -50g अपॉन टोटल मास जो होगा ना वो इनिशियल मास ही लेना है, ये फोर्स लगने के बाद वाला मास नहीं लेना है। इनिशियल मास 100, 500 और 50, टोटल 650 इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। बस अभी इसे वही कर दें तो 400g अपॉन 650 इक्वल टू ए। ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये कितना होगा 5 13 ज़ा 5 8 ज़ा, देयरफॉर 8g/13 होगा ए की वैल्यू, ठीक है। थैंक यू। तो ये और 2 प्रॉब्लम्स है हम करेंगे, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो
अभी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो होगा वो हम इसी सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब ये पुली है, यहाँ एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है। क्योंकि ये पुली यहाँ फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहे, तो ये दोनों का ऐसा ही होगा और दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो बस हमें एक चीज़ करनी है कि हम जो डायरेक्टली यहाँ लिखते थे M1G M2G, बस उसकी जगह हमें यहाँ लिखना है M1G साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है M2G साइन थीटा, और दोनों में टेंशन सेम होगा। ठीक है, ओके। सो वही हम मान लें, हम यहाँ दिया हुआ है M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो M1G ज़्यादा होगा। सो M1G साइन थीटा माइनस T इक्वल टू M1A एंड T माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A। तो बस ऐड कर देंगे, T कैंसिल। सो M1 साइन थीटा माइनस M2 साइन थीटा होल इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। बस अभी A की वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख देंगे तो टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। और अगर हमें ये स्ट्रिंग में टेंशन पूछे तो वो टेंशन होगी 2T, क्योंकि T और प्लस T, तो वो टेंशन होगी 2T। ठीक है, सो ये वाला जो सम है ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक होने चाहिए ये सम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक रस्सी ऐसे होके नीचे होके यहाँ ऊपर से ऐसे जा रही है और एक रस्सी इसे ऐसे ये लगी हुई है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि ये रस्सी में तो पूरे में ये टेंशन T ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा टेंशन। ठीक है, और जो ये रोप है इसमें होगा टेंशन 2T, ये दो तरफ से खींच रही है। तो अभी आप मुझसे पूछेंगे कि ये दोनों तो अलग अलग रोप है, तो अगर इसमें टेंशन T है तो क्या ज़रूरी है इसमें टेंशन 2T होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें टेंशन 2T होगा, क्योंकि ये दोनों रोप मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि दोनों की एक्सटेंसिबिलिटी और स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी सेम ही होगी। ठीक है, और दोनों फोर्स भी सेम ही अमाउंट में लेंगे, तो उसमें कुछ अलग नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर इसमें हम टेंशन T मान रहे हैं ये पूरे इसमें, तो इसमें टेंशन 2T होगा क्योंकि ये दोनों से खींच रहा है। सो अभी जो M वाला ब्लॉक है वो तो T से यहाँ खींच रहा है। ठीक है, और इसकी हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं A डैश। ओके, और जो 3M वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो दो फोर्सेस से खींच रहा है, एक 2T और एक T, तो ये नेट 3T से खींचेगा। ठीक है, और हम मानते हैं कि ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है A से। ठीक है, ये नेट 3T से खींचेगा क्योंकि ये 2T और ये T 3T से खींचेगा। ठीक, वापस यहाँ 2T है, यहाँ T है, तो हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा पहले तो 3T इक्वल टू A डैश, इसका 3T इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन और इसका T डिवाइडेड बाई T और इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये T कट जाएगा, देयरफॉर A डैश इक्वल टू 3A रिलेशन आ गया। बस अभी हम सिर्फ बेसिक NLM लगाएंगे। ये नीचे की तरफ लगा रहा है 3mg। ठीक है, सो 3mg माइनस T इक्वल टू 3m इंटू A, और ये T से खींच रहा है माइनस 3T, आई एम सो सॉरी, माइनस 3T, और ये T से खींच रहा है। सो टेंशन होगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंशन अकेली फोर्स है जो इसे खींच रही है। सो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A डैश। अभी A डैश का हमें पता है 3A, सो m इंटू 3A। ठीक है, बस अभी टेंशन की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। सो 3mg माइनस 3 इंटू m इंटू 3A इज इक्वल टू 3m इंटू A। ठीक है,
तो बस अब बहुत सिंपल रह गया, 3mg माइनस 9ma इज इक्वल टू 3ma, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9m आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 12a हो जाएगा ये, सो 3g इक्वल टू 12a, देयरफॉर g/4 इज इक्वल टू a आ गया। तो ये जो ब्लॉक होगा ये g/4 एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा। और अभी अगर हमें इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस इसको, ये a डैश है, इसकी एक्सेलरेशन आगे की तरफ हमने a डैश मानी है, तो बस इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। सो a डैश इक्वल टू 3g/4, क्योंकि हमने रिलेशन निकाली है कि a डैश इक्वल टू 3 है, तो ये दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस अपलोड करूँगा। और आई एम सॉरी ये वीडियो बहुत शेकी होगा, क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा है, एक हाथ से लिख के रिकॉर्ड किया है, बिकॉज़ मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया था 1 महीने पहले ही, और तभी मैं इतना सीरियस नहीं था ये करने के बारे में। सो आई एम रियली अपोलोजेटिक कि कैमरा बहुत शेकी है, पर आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द बेसिक सम्स ऑफ NLM, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आप आगे के सम्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जो सिंगे, जीरोडोव, ये सब में होते हैं, इनमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, और थोड़े और लगते हैं फ्रिक्शन वगैरह के, जो मैं बाकी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू कॉमेंट डाउन बिलो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वीडियोज़। थैंक यू।